बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था जिसका नाम सृष्टिपुर था। ये नगर अत्यंत समृद्ध था। हर दिशा में खुशियों का आलम था। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। इस नगर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम धनपत राय था, और वह भी बहुत धनी था। किंतु एक समय ऐसा आया जब नगर में भयंकर अकाल पड़ गया। उस अकाल के कारण नगर की स्थिति बहुत बुरी हो गई। यहाँ तक कि धनपत राय का व्यापार भी चौपट हो गया। धनपत राय का एक बेटा था जिसका नाम यशवर्धन था। वह करीब 22 वर्ष का था और अपने पिता के समान बुद्धिमान भी था। वह नगर में अपने पिता के व्यापार में सहायता करता था। एक दिन जब यशवर्धन घर आया तो उसने देखा कि उसके पिता चिंतित दिख रहे थे। यशवर्धन ने पिता की चिंता को महसूस किया और उनके पास जाकर धीमी आवाज में पूछा, पिताजी, आज आप इतने उदास क्यों हैं? धनपत राय ने उसे समझाने की कोशिश की। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। यशवर्धन ने फिर कहा, नहीं पिताजी, कोई न कोई बात जरूर है। मुझे लग रहा है कि आप परेशान हैं। कृपया बताइए क्या हुआ है। धनपत राय कुछ कहने ही वाले थे कि तभी यशवर्धन की मां ने हस्तक्षेप किया और कहा, मैं बताती हूँ। पिछले 2 महीनों से अकाल के कारण हमारा व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और इसी वजह से तुम्हारे पिता चिंतित हैं। यशवर्धन ने आश्चर्य से कहा, क्या? लेकिन पिताजी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसकी मां ने कहा, बेटा, बताने से क्या होता? अभी तुम जवान हो और तुम्हारे पिताजी बीमार रहते हैं, इसीलिए वे किसी दूसरे नगर जाकर व्यापार भी नहीं कर सकते। धनपत राय ने अपनी पत्नी से कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम इसे मत बताओ, लेकिन तुमने फिर भी इसे बता दिया। यशवर्धन की मां ने जवाब दिया, तो बताइए जी, मैं क्या करती? आपको इस तरह चिंतित देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। अब आप यशवर्धन को अपने साथ बाहर व्यापार के लिए लेकर जाइए। यशवर्धन ने आश्चर्यचकित होकर कहा, लेकिन मां, मैं। उसकी मां ने कहा, बेटा, अब तुम्हें ही बाहर का व्यापार संभालना होगा। तुम्हारे पिता अब इस काम के योग्य नहीं है। यशवर्धन ने चिंतित होकर कहा, लेकिन मां, मैंने आज तक कभी बाहर कदम नहीं रखा। मुझे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं कैसे जाऊंगा? धनपत राय ने अपनी पत्नी से कहा, पार्वती, तुम क्या बोल रही हो? यशवर्धन अभी बहुत छोटा है, क्या वह व्यापार कर पाएगा? यशवर्धन की मां ने अटल स्वर में कहा, क्यों नहीं कर पाएगा? आपने भी तो इससे कम आयु में व्यापार का श्री गणेश किया था, यह भी कर सकता है। क्यों बेटा, मैं सही कह रही हूँ, है ना? यशवर्धन इस अप्रत्याशित परिस्थिति को समझने का प्रयास कर रहा था। उसने कभी भी अपने पिता के बिना घर से बाहर कदम नहीं रखा था और अब उसकी मां चाहती थी कि वह किसी अन्य नगर जाकर व्यापार संभाले। यशवर्धन कुछ समय तक मौन रहा। उसकी मां ने फिर आग्रह किया, बोलो ना बेटा, तुम चुप क्यों हो? अब तुम्हारे पिता के कंधों से भार उतारने का समय आ गया है। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। मां, पर मैं कैसे? यशवर्धन ने संशय से भरे स्वर में पूछा। उसकी मां तुरंत प्रत्युत्तर देते हुए बोली, तुम क्यों नहीं जा सकते? क्या तुम में कोई कमी है? तुम्हारे पास बुद्धि है, विवेक है और जोश भी। सब कुछ तो है तुम्हारे पास। धनपत राय, जो अब तक मौन थे, बोले, तुम क्या कह रही हो? यह अभी बहुत छोटा है, इसे दुनियादारी का अनुभव कहाँ है? यशवर्धन ने संकोच छोड़ते हुए कहा, नहीं पिताजी, माँ सही कह रही है। वैसे भी मुझे कभी न कभी तो यह दायित्व उठाना ही होगा। धनपत राय ने चिंतित स्वर में कहा, लेकिन बेटा, तुम अकेले यह सब कैसे कर पाओगे? यशवर्धन ने दृढ़ता से जवाब दिया, पिताजी, मुझे अकेले जाने की आवश्यकता ही क्यों होगी? मैं अपने मित्र श्री दत्त को साथ ले जाऊंगा। धनपत राय ने संदेह व्यक्त करते हुए कहा, लेकिन बेटा, वह तो ब्राह्मण का पुत्र है, वह भला तुम्हारे साथ क्यों जाएगा? यशवर्धन ने आत्मविश्वास से कहा, पिताजी, यह आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उसे मना लूंगा। यह कहते हुए वह अपने घनिष्ठ मित्र श्रीदत्त के घर की ओर बढ़ चला। श्रीदत्त, जो यशवर्धन का बाल सखा था, एक निर्धन परिवार से था। उसके पिता का स्वर्गवास हो चुका था और हाल ही में उसका विवाह हुआ था। यशवर्धन ने उसे अपनी समस्या बताई और व्यापार में साथ चलने का अनुरोध किया। श्रीदत्त ने अचंभित होते हुए कहा, नहीं मित्र, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। यशवर्धन ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्यों नहीं जा सकते? श्रीदत्त मुस्कुराते हुए बोला,
ये भी कोई पूछने वाली बात हुई भला? मेरी हाल ही में शादी हुई है, नई नवेली पंडिताइन घर पर है, मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूँ? यशवर्धन ने उसे समझाते हुए कहा, देखो ये तो केवल 1 वर्ष की बात है, अगले वर्ष तक शायद स्थिति सुधर जाए और मेरा व्यापार भी पटरी पर आ जाए। श्रीदत्त ने पुनः इनकार करते हुए कहा, नहीं मित्र, मैं नहीं जा सकता, मेरा कार्य तो पंडिताई का है, इस अकाल के दौरान भले ही विवाह न हो लेकिन मृत्यु तो होगी ही, इन कर्मकांडों से ही मेरा घर चलता है। यशवर्धन ने निराश होकर कहा, मित्र, विवाह के बाद तो तुम पूर्णतः बदल गए हो, मैंने सोचा था कि तुम सच्चे साथी हो, लेकिन तुम तो स्वार्थी निकले। श्रीदत्त ने गंभीर स्वर में कहा, देख भाई, जब तेरी भी नई नई शादी होगी तब तू भी यही करेगा। इंसान इस संसार में अकेला आता है और अकेला ही विदा लेता है, न कोई मित्र उसके साथ जाता है न कोई शत्रु। यशवर्धन ने खिन्न मन से कहा, मैं तुम्हारे ये दार्शनिक उपदेश सुनने नहीं आया हूं, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें अपने लाभ में 10% का हिस्सा दूंगा। श्रीदत्त ने आश्चर्य और उत्साह से पूछा, क्या सच में दोगे? यशवर्धन ने दृढ़ता से कहा, हाँ बिल्कुल दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम साथ चलोगे, वरना कुछ नहीं मिलेगा। श्रीदत्त ने मुस्कुराकर सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, यशवर्धन ने राहत की सांस लेते हुए कहा, तो तय रहा, पर याद रहे हमें कल सुबह ही निकलना होगा, ठीक है? श्रीदत्त ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, ऐसा ही करेंगे। यशवर्धन ने अपने मित्र को साथ चलने के लिए मना लिया, लेकिन जब श्रीदत्त ने अपनी पत्नी को यह बात बताई तो वह नाराज हो गई। श्रीदत्त ने उसे समझाने और मनाने में काफी समय लगाया। अंततः वह सहमत हुई और अगली सुबह उन्होंने यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। यात्रा पर निकलने से पहले श्रीदत्त ने यशवर्धन के समक्ष 3 शर्तें रखी। अगले ही दिन यशवर्धन ने यात्रा के लिए सारी तैयारियां कर ली। उसने खाने पीने का सामान, आवश्यक वस्त्र और उपयोगी सामान एक बड़ी थैली में रख लिया। उसके पिता ने उसे व्यापार के लिए 4 स्वर्ण मुद्राएं दी, ताकि वह दूसरे नगर में किसी समस्या का सामना न करे। थोड़ी ही देर में वह श्रीदत्त के घर पहुंचा और बाहर से पुकारा, श्रीदत्त जल्दी आओ, अगर देर करेंगे तो दोपहर हो जाएगी। घर के अंदर से श्रीदत्त ने आवाज दी, बस तैयार हो रहा हूं, लेकिन रुक, पहले मेरी 3 शर्तें सुन ले। यशवर्धन ने चौंकते हुए पूछा, किस तरह की शर्तें? क्या कहना चाहते हो मित्र? श्रीदत्त बाहर आते हुए बोला, पहली शर्त यह है कि यात्रा के दौरान तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगे। यशवर्धन ने विस्मित होकर पूछा, क्या ये कैसी बात है श्रीदत्त? बिना बात किए सफर काटना बेहद कठिन हो जाएगा। श्रीदत्त ने शांत स्वर में समझाया, देखो दोस्त, मुझे सफर के दौरान मौन रहना पसंद है, अगर यह शर्त स्वीकार है तो मैं दूसरी शर्त बताऊं। यशवर्धन ने अधीरता से कहा, ठीक है, बताओ दूसरी शर्त क्या है? श्रीदत्त ने कहा, दूसरी शर्त यह है कि व्यापार के बाद जब हम घर लौटेंगे तो अपना खाना तुम खुद बनाओगे, मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाऊंगा। यशवर्धन ने हड़बड़ाते हुए कहा, क्या? लेकिन मुझे खाना बनाना आता ही नहीं। श्रीदत्त मुस्कुराते हुए बोला, तो सीख लो, ये शर्त मंजूर है या नहीं? यशवर्धन ने अनिच्छा से कहा, ठीक है, मंजूर है। श्रीदत्त ने हंसते हुए कहा, अब तीसरी शर्त यह है कि मेरी हर बात माननी होगी। यशवर्धन ने उलझन में पूछा, मतलब? श्रीदत्त ने समझाया, मतलब ये कि जो काम मैं कहूंगा वो करना होगा, मुझे बड़े भाई की तरह मानना होगा और कभी कभी मेरे पैर भी दबाने होंगे। यशवर्धन ने ताज्जुब से कहा, अरे मैं ये नहीं कर सकता, मैं किसी के पैर नहीं दबा सकता। श्रीदत्त ने थोड़ी सख्ती से कहा, अगर नहीं दबा सकते तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। यशवर्धन ने आखिरकार हार मानते हुए कहा, ठीक है, दबा दूंगा। श्रीदत्त ने खुशी से कहा, तो चलो अब निकलते हैं। उसने अपनी पत्नी को अलविदा कहा और अपनी मां के पैर छुए। फिर दोनों दोस्त यात्रा पर निकल पड़े। दोनों बिना कोई बात किए साथ चलते जा रहे थे। यशवर्धन का शरीर थोड़ा भारी था, जिससे उसे चलने में कठिनाई हो रही थी। दूसरी ओर श्रीदत्त का शरीर पतला और मजबूत था और उसे पैदल चलने की आदत भी थी। कुछ ही दूर चले होंगे कि यशवर्धन ने थकान से चूर होकर कहा, दोस्त जरा आराम कर ले, मैं बहुत थक गया हूं।
श्रीदत्त ने कहा, नहीं दोस्त, हम रुक नहीं सकते। थोड़ी देर में दोपहर होने वाली है, तब रुकेंगे। अभी रुकने का कोई फायदा नहीं। यशवर्धन ने निराशा से कहा, दोस्त, मैं सच में बहुत थक चुका हूं, जरा सा आराम कर लेते हैं। श्रीदत्त ने उसे याद दिलाते हुए कहा, याद है मैंने क्या कहा था? तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। अगर नहीं मानी तो मैं अभी वापस चला जाऊंगा। यशवर्धन ने भारी मन से कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो। यशवर्धन के लिए अब चलना बेहद कठिन हो गया था, लेकिन वह अपनी मजबूरी में कुछ कर भी नहीं सकता था। श्रीदत्त, जो ब्राह्मण का पुत्र था, यात्रा के दौरान अपनी पत्नी की याद में खो गया, परंतु उसके लिए 1 साल यशवर्धन के साथ बिताना अनिवार्य था। यह उसके भविष्य के आरामदायक जीवन का टिकट था, क्योंकि उसके पास सीमित आवश्यकताएं थी। यशवर्धन, जो कुछ ही देर में थकान से चूर हो गया था, श्रीदत्त को पुकार कर बोला, दोस्त, अगर तुम रुक नहीं सकते तो कम से कम मुझे कोई कहानी सुना दो। श्रीदत्त ने गंभीरता से कहा, नहीं, मैंने अपनी पहली शर्त में क्या कहा था, याद है ना? कोई बातचीत नहीं। यशवर्धन ने फिर से कहा, देखो दोस्त, ऐसे चुपचाप चलने में बहुत मुश्किल हो रही है। तुम कुछ सुनाओ, मुझे आसानी होगी। श्रीदत्त ने कठोरता से जवाब दिया, मैंने तुम्हें साफ साफ कहा था, मैं कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा। क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं देती? यशवर्धन ने समझौते की पेशकश करते हुए कहा, अगर मैं व्यापार के हिस्से में तुम्हें 20 की जगह 25% दूं, तब तो सुनाओगे? श्रीदत्त ने ठंडे स्वर में कहा, नहीं, फिर भी नहीं सुनाऊंगा। यशवर्धन हताश हो गया। ये क्या बात हुई दोस्त? श्रीदत्त ने सख्ती से कहा, यही बात है, अगर चलना है तो ऐसे ही चलो। यशवर्धन निराश होकर सोचने लगा कि उसका दोस्त इतना कठोर कैसे हो सकता है। अचानक उसे एक उपाय सूझा। उसने अपनी पतलून की जेब में हाथ डाला और मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा दोस्त, अगर मैं तुम्हें एक सोने का सिक्का दूं, तो क्या तुम मेरा मनोरंजन करोगे? श्रीदत्त ने हैरानी से कहा, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं भाड़ में नहीं लगता जो तुम्हारा मनोरंजन करूं? यशवर्धन ने सफाई देते हुए कहा, अरे नहीं, मेरा मतलब वैसा नहीं था। श्रीदत्त ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, फिर क्या मतलब था? अगर चुपचाप चल सकते हो तो चलो, वरना मैं वापस चला जाऊंगा। यशवर्धन ने जल्दी से कहा, नहीं दोस्त, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। वे दोनों बिना कुछ बोले फिर से चलने लगे। रास्ते में श्रीदत्त को फिर से अपनी पत्नी की याद आने लगी, जिससे वह थोड़ा उदास हो गया। उधर यशवर्धन थकान से परेशान होकर फिर से कहने लगा, श्रीदत्त, कोई कहानी सुना दो, अब मुझसे और नहीं चला जा रहा। श्रीदत्त ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, सुनाऊंगा, लेकिन आज मुझे कोई कहानी याद नहीं आ रही। मैं सिर्फ एक छोटा सा कथन कह सकता हूँ, लेकिन वो कथन तुम्हारे सोने के सिक्के से भी कीमती है। यशवर्धन ने नाराज होकर कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? इस सोने के सिक्के की कीमत जानते हो? इससे तुम्हारा परिवार पूरा साल भर पेट खा सकता है। श्रीदत्त ने कहा, अगर तुम्हें मेरा कथन सुनना है तो पहले सोने का सिक्का दो। यशवर्धन ने असमंजस में पड़कर कहा, ऐसा क्यों कर रहे हो दोस्त, सुना दो ना। श्रीदत्त ने अपने रुख पर कायम रहते हुए कहा, मैंने कहा ना, पहले सोने का सिक्का दो, फिर सुनाऊंगा। ये सुनकर यशवर्धन कुछ देर के लिए चुप हो गया। उसे एहसास हो गया कि बिना सिक्के के ब्राह्मण पुत्र उससे कुछ भी नहीं कहेगा। उसने अनमने मन से अपनी पतलून से सोने का सिक्का निकाला और श्रीदत्त की ओर बढ़ाते हुए बोला, ये लो, अब सुनाओ। श्रीदत्त ने मुस्कुराते हुए सिक्का लिया और कहा, देखो दोस्त, 1 से भले 2 होते हैं। अगर कभी अकेला महसूस हो तो किसी साथी की तलाश करना। वह साथी कोई भी हो सकता है, इंसान, जानवर या कोई निर्जीव वस्तु, जैसे एक छड़ी। अब चलो आगे बढ़ते हैं। श्रीदत्त के यह कहते ही यशवर्धन के मन में गुस्सा उमड़ पड़ा। उसने इतने कीमती सोने के सिक्के के बदले में ऐसी छोटी सी बात सुनी थी, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। सिक्का तो ब्राह्मण के पुत्र के हाथ में जा चुका था। अब व्यापारी का पुत्र यशवर्धन अपने आप को धोखे का शिकार महसूस कर रहा था। जैसे ही सोने का सिक्का ब्राह्मण के पुत्र श्रीदत्त के हाथ में आया, उसके मन में लालच की आग और भड़क उठी। यशवर्धन को श्रीदत्त पर बेहद गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने कोई मनोरंजक कहानी सुनाने के बजाय एक मामूली सा कथन कह दिया। उसे जिस मनोरंजन की दरकार थी
वह तो उसे मिला नहीं और ऊपर से सोने का सिक्का भी गंवाना पड़ा। दोनों दोस्त बिना रुके लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। श्रीदत्त तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था, जबकि यशवर्धन को चलने में खासी तकलीफ हो रही थी। कुछ दूर और चलने के बाद यशवर्धन ने एक बार फिर से कहा, दोस्त, कोई कहानी सुना दो, सफर आसानी से कट जाएगा। श्रीदत्त ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने पहले ही कहा था, मेरे पास केवल कुछ कथन है जो कि कहानी से भी ज्यादा अनमोल है और तुम्हारे जीवन में काम आएंगे। अगर तुम चाहो तो मैं एक और सुनाऊं। यशवर्धन ने थोड़ी झुंझलाहट में कहा, सुनाओ यार। श्रीदत्त ने निस्वार्थ मुस्कान के साथ कहा, हाँ क्यों नहीं, लेकिन बदले में एक और सोने का सिक्का लगेगा। अगर मंजूर है तो बोलो। यशवर्धन बोला, नहीं नहीं, मुझे मंजूर नहीं है। श्रीदत्त ने कहा, ठीक है, अगर मंजूर नहीं है तो चलो ऐसे ही। यशवर्धन के मन में खींच उठी, परंतु उसने खुद को संभालते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। वह फिर बोला, दोस्त, तुम बहुत तकलीफ दे रहे हो, एक किस्सा सुना दो ना। श्रीदत्त ने कहा, देखो दोस्त, मैं एक गरीब आदमी हूँ। जब अकाल पड़ता है तो क्या तुम्हारे पिताजी धान का वही मूल्य रखते हैं जो बारिश वाले साल में रखते हैं? यशवर्धन ने चौंक कर कहा, यह क्या बात हुई? तुम्हारी कहानी का हमारे व्यवसाय से क्या लेना देना है? श्रीदत्त ने समझाया, देखो दोस्त, जब तुम्हारे पिताजी अकाल वाले साल धान का मूल्य कम नहीं करते तो फिर मैं अपने कथनों का मूल्य कम क्यों करूं? जैसे वे समय के अनुसार मूल्य बढ़ाते हैं, वैसे ही मैंने भी अपने कथनों का मूल्य समय के साथ बढ़ा दिया है। अब तुम इसे सही समझो या गलत, पर मैं वही कर रहा हूं जो दुनिया में बाकी लोग करते हैं। यशवर्धन ने जवाब दिया, तो ये बात है, फिर मुझे कोई कथन नहीं सुनना, मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ चल दूंगा। श्रीदत्त ने कहा, ठीक है दोस्त, जैसी तुम्हारी मर्जी। ऐसा कहकर श्रीदत्त ने अपने कदमों की रफ्तार और तेज कर दी। उसे मालूम था कि यशवर्धन जरूर उससे फिर कोई कथन या कहानी सुनाने को कहेगा। वे दोनों जैसे ही कुछ और दूर चले, यशवर्धन पीछे से आवाज लगाते हुए बोला, दोस्त, अब मुझे वो कथन सुना दो। श्रीदत्त ने कहा, हाँ जरूर सुनाऊंगा, लेकिन पहले वो सोने का सिक्का दो। यशवर्धन ने अनिच्छा से अपनी जेब से सोने का सिक्का निकाला और श्रीदत्त की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लो, अब तो सुना दो। श्रीदत्त ने सोने का सिक्का लेते हुए कहा, ठीक है, सुनो। जब तुम किसी अजनबी के घर मेहमान बनकर जाओ और वहां शाम का खाना परोसा जाए तो पहला निवाला खाने से पहले किसी कुत्ते या बिल्ली को खिला देना। यशवर्धन ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों? श्रीदत्त ने कहा, शास्त्रों में कहा गया है कि पहला निवाला खुद खाने से पहले किसी जीव को खिलाना चाहिए, इससे पुण्य मिलता है। यशवर्धन ने खींचते हुए कहा, और तुमने इस बात के लिए मुझसे एक सोने का सिक्का ले लिया? श्रीदत्त ने गंभीरता से कहा, यशवर्धन, इस बात को भूलना मत। अभी यह बात तुम्हें छोटी लग रही है, लेकिन आगे चलकर शायद तुम्हारे काम आ जाए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यशवर्धन के मन में श्रीदत्त के प्रति गुस्सा उबल रहा था, पर वह कुछ कर नहीं सकता था। 2 बार वह पहले ही धोखा खा चुका था। थोड़ी दूर और बढ़ने के बाद यशवर्धन ने श्रीदत्त को फिर आवाज लगाते हुए कहा, दोस्त, अब मैं थक गया हूं, दोपहर भी होने वाली है, क्या हम थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं? श्रीदत्त ने दृढ़ता से कहा, नहीं दोस्त, हमें इस जंगल को पार करना है। रास्ते में एक घना जंगल आएगा जहां बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। अगर हमने दिन में उस जंगल को पार नहीं किया तो हम मारे जा सकते हैं, इसलिए हम रुक नहीं सकते। यशवर्धन ने हताश होकर कहा, लेकिन दोस्त, मैं सचमुच थक चुका हूं। श्रीदत्त ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, तो मैं क्या कर सकता हूं? इसका कोई उपाय मेरे पास नहीं है। यशवर्धन ने गुस्से में कहा, देखो दोस्त, तुमने मेरे पहले ही 2 सोने के सिक्के ले लिए, लेकिन बदले में तुमने सिर्फ 2 बेमतलब के कथन सुनाए हैं। अब कम से कम कोई अच्छी कहानी सुना दो। श्रीदत्त ने हंसते हुए कहा, नहीं दोस्त, आज मेरे पास कोई कहानी नहीं है। ये सुनकर यशवर्धन चुप हो गया और कुछ देर तक कोई शब्द नहीं बोला। लेकिन जब उसकी थकान हद से ज्यादा बढ़ गई तो उसने अपना एक और सोने का सिक्का निकाला और श्रीदत्त की ओर बढ़ाते हुए कहा, लो ये सिक्का, और अब कोई बड़ी कहानी सुना दो। इस बार कोई छोटा कथन नहीं, बल्कि एक अच्छी खासी कहानी होनी चाहिए। श्रीदत्त ने कहा, ठीक है, सुनो। हालांकि ये बड़ी या छोटी मैं नहीं जानता, लेकिन ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। यशवर्धन ने कहा,
ठीक है दोस्त, लेकिन सुनाओ तो सही। श्रीदत्त ने कहा, ठीक है, जब भी तुम किसी अनजान व्यक्ति के घर मेहमान बनकर ठहरो और तुम्हारा बिस्तर लगा दिया जाए, तो उस बिस्तर पर सोने से पहले उसे अच्छे से साफ कर लो और उसे झाड़कर विचार लेना। यशवर्धन ने पूछा, ऐसा क्यों? श्रीदत्त ने उत्तर दिया, क्योंकि जो तुम्हारा बिस्तर लगाएगा, हो सकता है कि वो गलती से कोई सुई या कांटा वहां छोड़ दे जो तुम्हें चोट पहुंचा सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम उसे खुद ही झाड़कर बिछा लो। अब चलो आगे बढ़ते हैं। यशवर्धन ने निराश स्वर में कहा, बस इतनी सी बात थी? श्रीदत्त ने कहा, हाँ, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे कहानियां नहीं आती। चलो अब आगे बढ़ते हैं। श्रीदत्त ने यशवर्धन को एक और छोटा सा कथन सुना दिया जो उसके किसी काम का नहीं था। यशवर्धन निराश होकर उसके साथ चलते रहा। धीरे धीरे जब वे कुछ और दूर पहुंचे तो यशवर्धन की थकान और भी ज्यादा बढ़ गई। उसके कदम लड़खड़ाने लगे। वह कुछ ही कदम और चला कि उसने श्रीदत्त को पीछे से आवाज दी, रुको दोस्त, अब मैं बहुत थक गया हूं, थोड़ी देर के लिए रुक जाऊं। श्रीदत्त ने दृढ़ता से कहा, दोस्त, मैंने पहले ही कहा था कि हम रुक नहीं सकते। यशवर्धन ने फिर से कहा, ठीक है, तो कोई कहानी सुना दो। श्रीदत्त ने उत्तर दिया, कहानी नहीं, कथन सुना दूंगा। अगर सुनना है तो बोलो, लेकिन बदले में सोने का सिक्का देना होगा। यशवर्धन ने मना करते हुए कहा, नहीं, अब मेरे पास सिर्फ एक ही सोने का सिक्का बचा है। अगर वो भी दे दिया तो मैं व्यापार कैसे करूंगा? श्रीदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रीदत्त ने आगे बढ़ते हुए अपने चेहरे पर एक स्वार्थी मुस्कुराहट बिखेरी, क्योंकि उसे पता था कि यशवर्धन जरूर उससे कहानी सुनाने को कहेगा। जैसे ही वे कुछ कदम और चले, यशवर्धन ने श्रीदत्त को फिर से आवाज दी, ठीक है दोस्त, मुझे वो कथन सुना दो। यशवर्धन ने कहा, ये सिक्का मैं बाद में दे दूंगा, अभी तो कोई कथन या कहानी सुना दो। श्रीदत्त ने दृढ़ता से कहा, नहीं दोस्त, पहले सिक्का दो, उसके बाद ही सुनाऊंगा, वरना नहीं। यशवर्धन ने निराश स्वर में कहा, अच्छा, तो तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? श्रीदत्त ने जवाब दिया, नहीं, ये दोस्ती की बात नहीं है, ये पेट और रोजी रोटी की बात है। अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? यह सुनकर यशवर्धन दुखी हो गया। उसने अनिच्छा से सोने का सिक्का निकाला और बेमन से श्रीदत्त को देते हुए कहा, ये लो और अब सुना दो। श्रीदत्त ने सिक्का अपनी जेब में डाल लिया। अब यशवर्धन के पास कोई सोने का सिक्का नहीं बचा था और उसके चेहरे पर एक गजब की मुस्कान थी। श्रीदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, सुनो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम चारों ओर से मुसीबतों में घिर गए हो, तब हार मत मानना। उन परेशानियों से लड़ते रहना, क्योंकि समय बहुत बलवान होता है। क्या पता, जो आज तुम्हारा दुश्मन है वो वक्त आने पर तुम्हारा दोस्त बन जाए। इसीलिए हर इंसान को बिना हार माने कोशिश करनी चाहिए और जीतने का प्रयास करना चाहिए। इस दुनिया में कोई तुम्हारा सच्चा दोस्त या दुश्मन नहीं है, ये सब तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करता है। अगर तुमने मुश्किल वक्त में भी अपना आत्मविश्वास और हिम्मत बनाए रखी तो तुम जरूर कामयाब हो जाओगे। श्रीदत्त ने कहा, चलो अब मैं चलता हूँ। यशवर्धन ने आश्चर्य से पूछा, कहाँ? श्रीदत्त ने जवाब दिया, अपने घर। मैंने जो ज्ञान देना था वो दे दिया। अब मुझे अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही है। तुम अपने रास्ते पर आगे बढ़ो। यशवर्धन ने तंज भरे लहजे में कहा, दोस्त, ये क्या बात हुई? तुमने मुझे धोखा दिया है। श्रीदत्त ने बेपरवाही से जवाब दिया, हाँ, हो सकता है कि मैंने धोखा दिया हो, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि इस दुनिया में न कोई दोस्त है न दुश्मन। तुम अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। सुनो, मैं तुम्हें एक बात मुफ्त में बताता हूँ। अगर तुम्हें जानना हो कि कौन स्वार्थी है और कौन नहीं, तो देखो कि बुरे वक्त में तुम्हें कौन बचाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार है। ऐसा व्यक्ति कभी स्वार्थी नहीं हो सकता, इसलिए ऐसे इंसान का साथ कभी मत छोड़ना। अब मैं चलता हूँ, भगवान तुम्हारी मदद करेंगे। इतना कहकर श्रीदत्त ने यशवर्धन को विदा किया और अपने रास्ते पर निकल पड़ा। यशवर्धन मायूस और उदास हो गया। उसे अपने दोस्त से धोखा मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। वह अकेला धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगा। अंधेरा गहराने लगा था और उसकी बेचैनी भी बढ़ने लगी थी। उसे जल्दी से जल्दी उस जंगल को पार करना था, लेकिन थकान
उसके शरीर पर हावी हो चुकी थी। श्रीदत्त उसके सारे सोने के सिक्के ले गया था और अब उसके पास सिवाय निराशा के कुछ नहीं बचा था। भूख भी उसे सताने लगी थी और शाम होने वाली थी। जो मिट्टी का पात्र वह अपने साथ लाया था उसमें पानी खत्म हो चुका था, जिससे उसकी प्यास भी बढ़ गई थी। यशवर्धन ने चारों ओर पानी की तलाश की। अचानक उसे कुछ दूरी पर घने वृक्ष दिखाई दिए। उसने सोचा कि वहां जरूर पानी होगा और वह उन वृक्षों की ओर बढ़ चला। जैसे ही वह उन वृक्षों के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक छोटा तालाब था, लेकिन उसमें बहुत कम पानी बचा था। वहां पर सूखे का प्रकोप था। उसने अपना थैला नीचे रखा और तालाब के पानी से मुंह हाथ धोए। फिर उसने अपनी माँ के हाथ का बना खाना खाया। जैसे ही उसने फिर तालाब का पानी पीने की कोशिश की, अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, सुनो मित्र। यशवर्धन ने इधर उधर देखा कि शायद कोई राहगीर उसे पुकार रहा है, लेकिन कोई नजर नहीं आया। उसने बिना ध्यान दिए फिर से पानी पीने की कोशिश की। तभी फिर वही आवाज आई, सुनो मित्र, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं। अब की बार यशवर्धन डर के मारे चारों ओर देखने लगा और जोर से बोला, तुम कौन हो? मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे? उस आवाज ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे सामने ही हूं दोस्त, लेकिन शायद तुम मुझे देखना ही नहीं चाहते। यशवर्धन ने चौंकते हुए कहा, क्या मतलब? मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। उस आवाज ने कहा, नीचे देखो मित्र। यशवर्धन ने डरते हुए नीचे की तरफ देखा तो उसे एक कछुआ पानी से बाहर आता हुआ दिखाई दिया। उसने घबराते हुए पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम कोई यक्ष हो? कछुआ हंसते हुए बोला, नहीं दोस्त, मैं न कोई गंधर्व हूं न यक्ष, मैं तो बस एक साधारण कछुआ हूं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? यशवर्धन ने जवाब दिया, कैसी मदद? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। फिर बिना और कुछ कहे यशवर्धन वहां से जाने लगा। लेकिन कछुआ फिर से पीछे से आवाज देकर बोला, सुनो मित्र, मेरी बात तो सुनो। यहाँ सूखा पड़ा है दोस्त, अगर तुम मुझे यहाँ छोड़ दोगे तो मैं बिना पानी के मर जाऊंगा। कृपया मुझे अपने साथ ले चलो। यहाँ से करीब 100 मील दूर एक बड़ी झील है, तुम मुझे वहां छोड़ देना। मैं जीवन भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। यशवर्धन ने ठंडे स्वर में कहा, नहीं, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही उसने कुछ कदम और बढ़ाए, उसे अपने दोस्त का पहला कथन याद आ गया, एक के भले दो। उसने रुककर सोचा और फिर कछुए के पास लौटकर डरते हुए पूछा, अच्छा, तुम सच में कछुआ ही हो ना? कछुआ हंसकर बोला, हाँ दोस्त, मैं कछुआ ही हूं, न कोई भूत हूं न पिशाच। यशवर्धन ने फिर पूछा, तो फिर तुम इंसानों की भाषा में कैसे बात कर सकते हो? कछुआ बोला, वह सब मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगा, लेकिन क्या तुम मुझे उस झील तक छोड़ दोगे? यशवर्धन ने कहा, ठीक है, छोड़ दूंगा, लेकिन वादा करो तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। कछुआ बोला, अरे मित्र, मैंने तुम्हें अपना सच्चा साथी माना है। अगर तुम मुझे मौत से बचा रहे हो तो भला मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? यशवर्धन ने थोड़ा सकपकाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन तुम मेरे साथ कैसे चलोगे? कछुआ बोला, इसमें कैसे का क्या मतलब? मुझे इस थैली में डाल लो और उसे अपने कंधे पर टांग लो। यशवर्धन ने उसकी बात मानते हुए कछुए को उठाया और उसे थैली में डाल दिया। फिर उसने अपने साथ लाए मिट्टी के पात्र में पानी भरा, ताकि जब भी रास्ते में प्यास लगे तो वह पानी पी सके। इसके बाद वह कछुए के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगा। धीरे धीरे सूरज ढल रहा था, लेकिन यशवर्धन अब तक जंगल से बाहर नहीं निकला था। इस कारण वह बेचैन हो रहा था और उसने धीरे से कछुए से पूछा, अच्छा, तुमने यह तो बताया ही नहीं कि तुम इंसानों की भाषा कैसे बोल लेते हो? कछुआ मुस्कुराते हुए बोला, यह तो एक वरदान है। यशवर्धन ने उत्सुकता से पूछा, मतलब? कछुआ बोला, करीब 5000 वर्ष पहले एक देवता ने इस तालाब में एक गरीब ब्राह्मण का रूप धारण किया और हमारे पूर्वजों की सेवा से प्रसन्न होकर हमें यह वरदान दिया कि हम इंसानी भाषा बोल सके और राहगीरों का मार्गदर्शन कर सके। यशवर्धन ने हंसते हुए कहा, ओह, तो यह बात है, तुमने मुझे एकदम से डरा ही दिया था। कछुआ भी हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं मित्र, अब तो तुम नहीं डर रहे हो, है ना? यशवर्धन ने मजाकिया लहजे में कहा, अब किस बात का डर? अगर तुमने ज्यादा बकवास की तो मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। कछुआ ने हंसते हुए कहा,
दोस्तों में ऐसा नहीं होता, यशवर्धन ने उसे चढ़ाते हुए कहा। क्यों नहीं हो सकता? कछुआ बोला। क्योंकि मैं अपनी गर्दन अंदर छुपा लूंगा। दोनों हंसने लगे। फिर यशवर्धन ने कहा, अगर मैंने तुम्हें साथ नहीं लिया होता तो तुम 1 महीने में स्वर्ग सिधार जाते। अब बताओ कौन सा रास्ता सबसे सुरक्षित है, वरना मैं यहां मारा जाऊंगा। कछुआ बोला, हाँ बताता हूं। यशवर्धन कछुए के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। दोनों काफी दूर तक आ गए थे और अब सूरज डूबने ही वाला था। कछुआ और यशवर्धन दोनों ही चिंतित हो रहे थे, क्योंकि अब तक उन्होंने जंगल पार नहीं किया था। जिस जगह वे थे वह जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। यशवर्धन कछुए के साथ बातें करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। तभी उसे किसी चीते की दहाड़ सुनाई दी और डर के मारे यशवर्धन के पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। उसका हाल बुरा हो गया था। कुछ ही पल में वह चीता उसकी आंखों के सामने था। यशवर्धन का दिल दहशत से धड़कने लगा, क्योंकि आज चीते को उसका शिकार मिल गया था। कछुआ तुरंत बोला, मित्र, अब जैसा मैं कहूं वैसा ही करो। यशवर्धन ने घबराते हुए कहा, क्या करूं? कछुआ बोला, जल्दी से मुझे इस चीते की तरफ फेंक दो और दौड़कर उस पेड़ पर चढ़ जाओ। यशवर्धन ने विरोध किया, नहीं, मैं तुम्हें इस जानवर के सामने नहीं फेंक सकता, वह तुम्हें खा जाएगा। कछुआ बोला, मित्र, अब बहस करने का वक्त नहीं है, वह किसी भी पल तुम पर हमला कर सकता है। जल्दी से कदम उठाओ, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। यशवर्धन ने हिचकते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह से कैसे फेंक सकता हूँ? कछुआ बोला, इसकी चिंता मत करो, तुम बस मुझे फेंक दो। देखो वह आ रहा है तुम्हारी तरफ। उधर चीता यशवर्धन की ओर तेजी से बढ़ रहा था। यशवर्धन ने डर के मारे पहले पेड़ की ओर देखा और फिर कछुए की ओर। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी चीता तेजी से उसकी ओर दौड़ा। कछुए के कहे अनुसार यशवर्धन ने उसे चीते की तरफ फेंक दिया और खुद दौड़कर पेड़ पर चढ़ गया। चीता तेजी से कछुए की ओर बढ़ा और जैसे ही उसे खाने के लिए अपना मुंह खोला, कछुआ ने अपने मुंह और पैरों को अपने खोल के अंदर कर लिया। कछुए का खोल इतना मजबूत था कि चीता उसे तोड़ नहीं सका। उसने उसे पलटने की भी कोशिश की, लेकिन वह इसमें भी असफल रहा। कई देर की कड़ी मेहनत के बावजूद वह शिकारी चीता कछुए को खा नहीं सका। निराश होकर उसने वहां से रुखसत कर लिया। व्यापारी का पुत्र पेड़ से नीचे उतर आया। उसने कछुए को आवाज दी और उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। आंसुओं से भरी आंखों से उसने कहा, मित्र, आज अगर तुम नहीं होते तो मैं मर ही जाता। कछुआ मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा मित्र, अगर तुम इस जंगल में नहीं आते तो मैं भी उस तालाब में भूख और प्यास से तड़प कर मर जाता। यशवर्धन ने हंसते हुए कहा, तो तुम मेरी जान बचाने का श्रेय नहीं लोगे? कछुए ने विनम्रता से कहा, कैसे ले लूं? वैसे भी मित्र शब्द का अर्थ ही तो देने वाला होता है। चलो अब जल्दी करो, नहीं तो कोई और मुसीबत आ जाएगी। कछुए की बात पर दोनों जोर से हंसने लगे और वे घने पेड़ों के बीच से होते हुए आगे बढ़े। जल्द ही अंधेरा छा गया, इसलिए उन्होंने बरगद के पेड़ के ऊपर रुकना बेहतर समझा। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर वे पूरे दिन बातचीत करते हुए चलते रहे। शाम होते होते वे उस झील के किनारे पहुंच गए जहां कछुए को ठहरना था। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी और बारिश भी जमकर हो रही थी। वह स्थान बेहद समृद्ध दिख रहा था। झील बहुत ही सुंदर थी और उसमें कमल के फूल खिले हुए थे। व्यापारी के पुत्र ने उदासी भरे मन से कछुए को नीचे उतारते हुए कहा, चलो मित्र, अब तुम यहीं रह सकते हो, मुझे अब आगे जाना होगा। कछुए ने भी उदास होकर कहा, यह तो मुझे पता था दोस्त कि अब हमें अलग होना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। यशवर्धन ने पूछा, क्या? कछुआ बोला, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। तुम थोड़ी देर विश्राम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। यशवर्धन ने सहमति में सिर हिलाया। कछुआ झील के भीतर चला गया और जब यशवर्धन थोड़ा विश्राम कर चुका था, तब कछुआ झील के अंदर से बाहर आया। उसके मुंह में कुछ सफेद चमकदार वस्तुएं थी। जब व्यापारी का पुत्र कछुए के पास पहुंचा तो कछुए ने मुंह खोलकर बाहर 5 मोती उगले। यशवर्धन ने आश्चर्य से उन मोतियों को देखा। कछुआ बोला, क्या हुआ मित्र? ये मोती हैं जो तुम्हारे 4 सोने की मोहरों से भी अधिक कीमती हैं। तुम इनकी मदद से व्यापार कर सकोगे? यशवर्धन ने चिंता जताते हुए कहा,
लेकिन इन्हें सुरक्षित कैसे रखूं? कछुआ बोला, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक गांव है। वह गांव सभ्य लोगों का नहीं है, लेकिन वहीं एक ठग का घर है। गांव के भीतर या बाहर कहीं भी तुम्हें यह ठग मिल सकता है। वह किसी भी हद तक जा सकता है तुम्हारे मोती छीनने के लिए, इसलिए इन्हें किसी भी तरह से सुरक्षित रखना होगा। यशवर्धन ने पूछा, लेकिन कैसे? कछुआ सुझाव देते हुए बोला, एक काम करो, अपनी जगह पर एक चीरा लगा लो और इन मोतियों को भीतर रखकर पट्टी बांध लो। यशवर्धन ने कछुए की बात मानते हुए अपनी जगह पर चीरा लगाया। थोड़ा रक्त भी बहा, लेकिन किसी भी तरह उस ठग परिवार से बचना जरूरी था। इसके बाद यशवर्धन ने कछुए को अलविदा कहा और उसकी आगे की यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। कछुए ने उसे यह भी बताया कि यदि वह उस गांव से सकुशल निकल जाए तो आगे एक सुरक्षित जगह मिल जाएगी जहां वह आसानी से रह सकेगा। यशवर्धन ने कछुए की सभी बातें ध्यान से सुनी और गांठ बांध ली। रास्ते में चलते चलते उसे अपने ब्राह्मण मित्र का पहला कथन याद आया, एक से भले दो। आज यह बात सच साबित हो गई थी। कछुए ने न केवल उसे चीते से बचाया, बल्कि वे कीमती मोती भी दिए। आगे की यात्रा के लिए जरूरी सलाह भी दी। जल्द ही वह उस गांव में प्रवेश कर गया। गांव में प्रवेश करते ही उसे एक बूढ़ा व्यक्ति घर के बाहर चारपाई पर बैठा हुआ दिखाई दिया। वह बूढ़ा यशवर्धन की ओर जोर से आवाज देकर कहने लगा, अरे बेटा, तुम तो राहगीर लगते हो। शाम हो गई है, रात होने वाली है, हमारे घर ठहर जाओ। यशवर्धन उसकी बातों से प्रभावित हो गया। वह बहुत थका हुआ था और उसके घर ठहरना चाहता था, लेकिन तभी उसे कछुए की कही बात याद आ गई। इस गांव में एक घर ठगों का है, वे किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए सावधान रहना। यशवर्धन ने बिना रुके आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए, बूढ़ा फिर से आवाज देता हुआ बोला, अरे बेटा, क्या सोच रहे हो? रात भर हमारे यहाँ रुक जाओ। तुम भले घर के लगते हो, इसीलिए कह रहा हूँ। यशवर्धन ने कहा, नहीं चाचा जी, मुझे अभी बहुत आगे जाना है, इसीलिए मैं नहीं रुक सकता। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अरे बेटा, चाहे जितना भी आगे जाने की कोशिश कर लो, लेकिन तुम जा नहीं पाओगे। यशवर्धन ने चौंक कर पूछा, क्यों चाचा जी, ऐसा क्यों कह रहे हैं? बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, इस गांव के आखिरी छोर पर एक ठगों का घर है। वो इस राज्य के मशहूर ठग हैं और किसी भी राहगीर को नहीं छोड़ते। फिर उसने सलाह दी, तुम्हारे लिए सबसे बेहतर यही होगा कि रात भर हमारे यहाँ ठहर जाओ। जैसे ही सुबह होगी, मैं तुम्हें घोड़े पर बिठाकर गांव के बाहर तक छोड़ दूंगा। यशवर्धन ने संकोच करते हुए कहा, पर चाचा जी। इस पर बूढ़ा व्यक्ति बोला, पर कुछ नहीं बेटा, मेरी बात मानो, रात भर यहीं ठहर जाओ। तुम मुझे भोले भाले लड़के लगते हो, इसलिए कह रहा हूँ, वरना मैं अपने घर में किसी को ठहरने नहीं देता हूँ। मेरी 2 जवान बेटियां हैं, इसलिए मैं अनजान लोगों को घर में नहीं रोकता। लेकिन तुम अच्छे इंसान लगते हो, इसलिए कह रहा हूँ। यशवर्धन को वह व्यक्ति बहुत भला लगा, इसलिए मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है चाचा जी, आप जब इतना कह रहे हैं तो रुक जाता हूँ। बूढ़ा व्यक्ति खुश होकर बोला, अरे वाह, ये हुई ना बात, चलो आओ बेटा, अंदर आओ। फिर वह यशवर्धन को अपने साधारण से घर के अंदर ले गया। घर के अंदर जाते ही यशवर्धन की नजर एक लड़की पर पड़ी जो लगभग 30 साल की होगी। उसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े भी मैले कुचैले थे। ऐसा लग रहा था कि वह परिवार काफी गरीब है। वह लड़की एक चारपाई लेकर आई और यशवर्धन के लिए उसे लगा दिया। बूढ़ा व्यक्ति हंसते हुए बोला, ये मेरी बड़ी बेटी है, अनंत प्रिया। 30 साल की हो चुकी है बेटा, लेकिन अब तक उसकी शादी नहीं हो पाई है। क्या करूं बेटा, बेटी का बाप हूं, लेकिन लोगों को बेटी से ज्यादा सोने की चाहत होती है। यशवर्धन उस लड़की को देखकर उदास हो गया। लड़की कुछ देर बाद यशवर्धन के लिए पानी का गिलास लेकर आई। पानी पीने के बाद यशवर्धन ने धीरे से पूछा, चाचा जी, आप तो कह रहे थे आपकी 2 बेटियां हैं, छोटी वाली कहाँ है? बूढ़ा व्यक्ति बोला, वह आज शाम रामलीला के नाटक के लिए तैयार हो रही है। यशवर्धन ने पूछा, मतलब? बूढ़ा व्यक्ति हंसते हुए बोला, मतलब यह कि मेरी छोटी बेटी गांव की रामलीला में सीता का किरदार निभाती है, तो वह उसकी तैयारी कर रही है, इसलिए वह ज्यादा बातचीत नहीं करती। तुम एक काम करो, पहले जाओ और स्नान कराओ।
तब तक मेरी बेटी हमारे लिए खाना बना लेगी। यशवर्धन ने सहमति जताते हुए कहा, ठीक है चाचा जी। बूढ़ा व्यक्ति यशवर्धन के लिए स्नान घर में पानी रखवा देता है और अपना तौलिया भी दे देता है। यशवर्धन अपने कपड़े निकालकर स्नान घर में नहाने चला जाता है। स्नान करके वह वापस आकर चारपाई पर आराम से बैठ जाता है। कुछ ही देर में बूढ़ा व्यक्ति पानी का लोटा और एक बड़ी सी थाली लेकर आता है, जिसमें खीर, हलवा, पूरी और आलू की सब्जी थी। वह थाली यशवर्धन के सामने रख देता है। यशवर्धन को बहुत जोर की भूख लगी हुई थी। बूढ़ा व्यक्ति कहता है, अच्छा बेटा, तुम खाओ, जब तक मैं कुछ काम करके आता हूँ, और अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना। यशवर्धन थाली अपनी ओर खिसकाता है और हलवा और खीर के साथ मिलाकर पहला निवाला लेने ही वाला था कि उसे ब्राह्मण मित्र का कहा हुआ वाक्य याद आ गया। उसने कहा था, जब भी बाहर खाना खाओ तो पहला निवाला खुद खाने के बजाय किसी कुत्ते या बिल्ली को खिला देना चाहिए। इससे पुण्य मिलता है और धन की कभी कमी नहीं होती। यशवर्धन ने तुरंत इधर उधर नजर दौड़ाई और देखा कि एक बिल्ली उसके पास बैठी थी। उसने निवाला उठाकर बिल्ली की तरफ फेंक दिया। बिल्ली ने झट से निवाला खाया, लेकिन जैसे ही यशवर्धन अगला निवाला अपने मुंह में लेने लगा, वह बिल्ली तड़पने लगी और मर गई। यशवर्धन का दिल दहल गया और वह डर के मारे कांपने लगा। उसे अब समझ में आ गया कि वह घर किसी साधारण व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक ठग का है। यह वही ठग है जिसके बारे में कछुए ने उसे आगाह किया था। ठग और उसकी बेटी को शायद उसके मोतियों के बारे में पता चल गया था, इसलिए उन्होंने उसके खाने में जहर मिला दिया था। अब यशवर्धन एक बड़ी मुसीबत में फंस गया था। कछुए के अनुसार उस घर से बाहर निकलना न केवल कठिन था, बल्कि असंभव भी था। भय के मारे यशवर्धन की स्थिति बुरी तरह से जर्जर हो गई। उसने कांपते हाथों से बिल्ली को उठाया और दीवार के पार फेंक दिया। खाने की थाली को भी उसने दीवार के दूसरी ओर उछाल दिया। फिर उसने अपने हाथ धोए और पानी पीकर एक जोर की नकली डकार ली, ताकि ठग को लगे कि उसने भोजन कर लिया है। यशवर्धन अब सोच रहा था कि कोई भी मुसीबत कभी भी आ सकती है, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह मुसीबत कैसी होगी, जवानी की या वृद्धावस्था की, या फिर शांतिपूर्वक बैठने की। इधर बूढ़ा ठग और उसकी 30 वर्षीय बेटी उसके मरने का इंतजार कर रहे थे। ठग ने गंभीरता से पूछा, बेटी, तुमने कहा था कि तुमने खाने में बहुत सारा जहर मिला दिया है, लेकिन वो मरा नहीं, इसका क्या कारण है? अनंत प्रिय ने कहा, पिताजी, मैंने तो जहर डाला था, लेकिन वह बेजान क्यों नहीं हुआ? लगता है वह तो किसी खास मिट्टी का बना है, जो इतना जहर भी सहन कर गया। ठग ने चिंता जताई, बेटा, ध्यान से देखो, क्या तुमने वास्तव में जहर डाला था? अनंत प्रिया ने जवाब दिया, पिताजी, मैंने तो जहर डाला था। अगर यकीन नहीं हो तो आप खुद खाकर देख लें। ठग गुस्से में बोला, तुम पागल हो क्या? अपने पिता को मरे हुए देखना चाहती हो? चलो, मैं देखता हूं कि वह क्यों नहीं मरा। तब तक तुम दूसरी योजना पर काम करो। अनंत प्रिया ने कहा, जी पिताजी, और अपने पिता की योजना के अनुसार आगे की तैयारी करने लगी। ठग ने यशवर्धन के पास जाकर प्यार से कहा, खाना अच्छा था बेटा? यशवर्धन ने झिझकते हुए कहा, हाँ चाचा जी, बहुत अच्छा था। ठग ने कहा, अच्छा, तुम सोच रहे हो क्या? यशवर्धन ने सोचा कि ठग और उसकी बेटी ने उसे मारने की पूरी योजना बनाई थी। उसने खुद को धन्यवाद कहा कि ब्राह्मण मित्र ने उसे सावधान किया, वरना वह बिल्ली की तरह कब का गिर गया होता। ठग ने फिर पूछा, क्या सोच रहे हो बेटा? यशवर्धन ने मुस्कुराते हुए कहा, चाचा जी, मैं सोच रहा था कि क्या आप ऐसा स्वादिष्ट भोजन सभी मेहमानों के लिए बनाते हैं या सिर्फ मेरे लिए? ठग ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ, सभी के लिए बनाते हैं। मेहमान भगवान का रूप होते हैं। यशवर्धन ने सोचा, तो आप सभी को जहर का भोजन कराते हैं और खुद को भगवान मानते हैं। ठग ने कहा, क्या सोच रहे हो बेटा? यशवर्धन ने कहा, कुछ नहीं चाचा जी। ठग ने कहा, आओ बेटा, तुम्हें थकावट महसूस हो रही होगी, मैंने तुम्हारा बिस्तर लगा दिया है, कमरे में जाकर सो जाओ। यशवर्धन ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है चाचा जी। धीरे धीरे वह कमरे की ओर बढ़ा। उसके मन में अनेकों सवाल थे, लेकिन उनके उत्तर न थे। उसे पता नहीं था कि वह इतनी बुरी स्थिति में फंस गया है। कमरे में जाकर उसने दरवाजा बंद कर लिया
ताकि बाहर से कोई अंदर न आ सके। उसने बिस्तर की ओर बढ़ते हुए सोचा कि क्या ठग और उसकी बेटियों ने बिस्तर के नीचे कोई चुड़ैल रखी होगी। लेकिन अगले पल उसने सोचा कि उसकी बेटी किसी चुड़ैल से कम नहीं है, जो पैसे के लिए एक सुंदर युवक को मारने पर उतारू हो गई है। यही कारण है कि उसकी शादी नहीं हुई है। उसके दिमाग में अनेकों सवाल थे, जैसे वह बलि का बकरा बनेगा या जीवित बचेगा। इसका उत्तर भगवान के पास था। थका हुआ महसूस करते हुए उसने बिस्तर पर लेटकर अपने भविष्य की योजना बनाने का विचार किया। अचानक यशवर्धन को ब्राह्मण पुत्र का तीसरा उपदेश याद आ गया, जिसमें कहा गया था कि जब किसी अजनबी के घर मेहमान बनकर जाओ और रात को सोने जाओ तो बिस्तर को ठीक से समेटकर वापस बिछाना चाहिए। यशवर्धन ने बिस्तर पर नजर डाली और चौंक गया। बिस्तर मचान पर रखा हुआ था, जो लकड़ी की बजाय कच्चे धागों से बुना गया था। नीचे एक तलघर था, जो उस कमरे से लगभग 20 फीट गहरा था। तलघर में एक बड़ी तेल की कढ़ाई चढ़ाई गई थी, जिसमें तेल गर्म हो रहा था। आग की लपटें और तेल की गर्मी को ऊपर तक महसूस किया जा सकता था। यशवर्धन का शरीर कांपने लगा, क्योंकि उसकी मौत की पूरी तैयारी की गई थी। कच्चे धागों से बने मचान पर सुंदर बिस्तर सजाया गया था, ताकि किसी को शक न हो। बिस्तर के वजन से धागे टूट जाते और बिस्तर सहित वह कढ़ाई में गिर जाता, जिसमें उबलता तेल था, और उसकी मृत्यु सुनिश्चित हो जाती। लेकिन ब्राह्मण के उपदेश ने उसे बचा लिया। उसने पसीना पोंछा और बिस्तर को उसी तरह से बिछा दिया जैसे पहले था। अब वह गहरे निराशा के अंधकार में डूब गया था। उसे पता था कि ठग के घर से बाहर निकलना सिर्फ कठिन ही नहीं बल्कि असंभव था, लेकिन उसे किसी भी तरह वहां से बाहर निकलना था। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। एक खिड़की दिखाई दी, लेकिन जब उसने खिड़की खोली तो पाया कि घर जमीन से कम 20 फीट ऊपर बना था। वहां तक पहुंचना बहुत कठिन था। निराश होकर उसने खिड़की को फिर से बंद कर दिया। वहीं कुछ समय बीत जाने के बाद भी जब यशवर्धन कढ़ाई में नहीं गिरा, तो ठग और उसकी बेटी रूपवती के कमरे में गए। रूपवती अपने बाल संवार रही थी। वह बेहद सुंदर थी और उसकी खूबसूरती के बावजूद वह अपने काम में बहुत दक्ष थी। ठग परिवार की यह सबसे कुशल ठगनी थी, जो जितनी सुंदर थी उतनी ही निर्दयी भी थी। कितने ही निर्दोष लोगों की उसने जान ली थी। जब ठग उसके पास पहुंचा तो रूपवती ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, पिताजी, कभी खुद से भी काम कर लिया कीजिए। जब भी कोई बड़ा मेहमान आता है, आप उसे मुझसे निपटाने का काम देते हैं। अनंत प्रिया ने कहा, छुटकी, आज का मेहमान बहुत चतुर है। एक तो हमें अब तक यह पता नहीं चला कि उसने अपना धन कहाँ छुपा रखा है। दूसरा, उसने हमारी दोनों योजनाओं को नाकाम कर दिया है। रूपवती ने कहा, ठीक है, मैं जाती हूँ। देखती हूँ वह मेरे रूप से कैसे प्रभावित होकर सब कुछ सच सच नहीं बता देता। ठग ने कहा, जाओ बेटी, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। रूपवती ने एक बड़ा खंजर और बेहोशी की दवाई की डिब्बी अपने साथ ले ली। फिर उसने दूध का गिलास हाथ में लिया और यशवर्धन के कमरे की ओर बढ़ी। यशवर्धन कमरे के कोने में उदास बैठा था और घर से बाहर निकलने की योजना बना रहा था, लेकिन उसके दिमाग में कोई ठोस विचार नहीं आ रहा था। अचानक दरवाजे पर खटखटाहट सुनकर यशवर्धन ने डरते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा और कांपती आवाज में पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं रूपवती हूँ, आपके लिए दूध लाई हूँ। यशवर्धन ने जवाब दिया, मैं दूध नहीं पीता। रूपवती ने कहा, ठीक है, दरवाजा खोलिए। अगर आप दूध नहीं पीते तो भी दरवाजा खोलिए। यशवर्धन ने डरते हुए दरवाजा खोला और रूपवती को देखकर हैरान रह गया। वह साड़ी में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी और उसके चेहरे पर कातिलाना मुस्कान थी। रूपवती ने दरवाजा बंद किया और मुस्कुराते हुए कहा, आप अब तक सोए नहीं? मेरी बहन ने आपके लिए कितना सुंदर बिस्तर सजाया है। यशवर्धन ने कहा, हाँ, बिस्तर बहुत अच्छा है। आपकी बहन ने हमारे लिए अच्छा खाना बनाया। अगर बिल्ली मेरे पास न होती तो मैं कब का गिर चुका होता। अगर मैंने बिस्तर को झाड़ा नहीं होता तो मैं अब तक तेल में तला गया होता। रूपवती ने कहा, अच्छा, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं मेरी बहन और पिताजी की तरह नहीं हूं। यशवर्धन ने कहा, तुम इतनी खतरनाक हो कि मुझे अब शक है कि तुम दूध में जहर मिलाकर लाई हो। रूपवती ने जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ, इस दूध में कोई जहर नहीं है।
यशवर्धन ने कहा, मैं इसका कैसे यकीन कर सकता हूँ। रूपवती बोली, ठीक है, मैं एक घूंट पीकर दिखाऊंगी, तब तुम्हें विश्वास हो जाएगा। यशवर्धन ने कहा, हाँ, पीकर बताओ। रूपवती ने दूध के गिलास से एक घूंट पिया। यशवर्धन ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और जब उसे यकीन हुआ कि दूध में कोई जहर नहीं है तो उसने जल्दी से गिलास छीन लिया और पूरा दूध एक ही बार में पी गया। यशवर्धन ने पूछा, तुम ये दूध क्यों लाई हो? मुझे भूख लगी है, एक और गिलास लाती तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होती। रूपवती ने शैतानी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, अच्छा, लेकिन मैं यहाँ दूध देने नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण बात करने आई हूँ। यशवर्धन ने पूछा, क्या बात है? रूपवती बोली, मैंने सुना है तुम्हारे पास धन है। मैं सीधी बात करती हूँ, तुम्हारे पास जितना भी धन है मुझे दे दो, मैं अपने पिताजी से कहकर तुम्हें यहाँ से आजाद करवा दूंगी। यशवर्धन ने कहा, मेरे पास कोई धन नहीं है, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? रूपवती ने क्रोधित होकर खंजर निकाल लिया और धमकाते हुए कहा, देखो, मुझे चुपचाप बताओ वरना यह खंजर तुम्हारे पेट में घुस जाएगा। यशवर्धन ने कहा, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम पर गुस्सा नहीं आ सकता। ये उम्र खंजर से हत्या की नहीं है, मैं तो तुम्हें अपना दिल दे चुका हूँ। रूपवती ने कहा, दिल अपने पास रखो, मुझे पैसे के सिवाय कुछ और नहीं चाहिए। फालतू की चीजें मुझे पसंद नहीं, चुपचाप धन निकालो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। यशवर्धन ने कहा, तुम्हें मार देने से तुम खुश नहीं रहोगी, क्योंकि मरने के बाद भी तुम्हारे दिल में यही दुख रहेगा कि तुमने एक गरीब आदमी की जान ले ली। रूपवती ने कहा, मतलब तुम्हें मारने से मैं खुश क्यों नहीं रहूंगी? यशवर्धन ने जवाब दिया, क्योंकि मैं एक निर्दोष आदमी हूं और तुम्हें इस पर पछतावा होगा। रूपवती ने कहा, जल्दी बोलो वरना मैं तुम्हारे पेट में खंजर घुसा दूंगी। यशवर्धन ने गोलमोल बातें करते हुए कहा, देखो, मैं एक खूबसूरत लड़का हूं, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो तुम्हारा दिल सुकून पाएगा, वरना तुम पूरी जिंदगी पछताओगी। रूपवती ने कहा, चुप रहो, मुझे किसी से कुछ नहीं लेना देना, लेकिन अगर तुम यकीन नहीं करते तो बिस्तर के नीचे बने तलघर में जाकर देख लो, वहां कितने नर कंकाल पड़े हैं। अगर तुमने मुझे अपने धन के बारे में नहीं बताया तो तुम भी उन कंकालों में शामिल हो जाओगे। यशवर्धन ने महसूस किया कि रूपवती जितनी सुंदर लग रही थी उतनी साधारण नहीं थी। उसे अचानक अपने ब्राह्मण दोस्त का चौथा उपदेश याद आ गया, जिसमें कहा गया था कि जब तुम किसी बुरी स्थिति में फंसे हो तो उस स्थिति से बाहर निकलने के सभी उपाय अपनाओ। यशवर्धन ने कहा, रुको, मैंने तुम्हें कहा है, अगर तुमने मुझे मारा तो तुम पछताओगी, बिल्कुल उसी राम प्रताप की तरह। रूपवती ने पूछा, राम प्रताप कौन है? यशवर्धन ने कहा, बताता हूं। रूपवती ने कहा, जल्दी बताओ वरना खंजर तुम्हारे पेट में घुसा दूंगी। यशवर्धन ने कहा, एक बार एक आदमी था जिसका नाम राम प्रताप था। वह बहुत गरीब था और उसने विदेश जाकर काम करने का निश्चय किया। इसीलिए उसने अपने 10 साल के बेटे और पत्नी को अकेला छोड़कर विदेश चला गया। रूपवती ने कहा, फिर क्या हुआ, जल्दी बताओ। यशवर्धन ने कहा, राम प्रताप ने वहां बहुत मेहनत की लेकिन धन इकट्ठा करने में सफल नहीं हुआ। एक बार उसने अपनी पत्नी और बेटे के लिए मिठाई का डिब्बा अपने मित्र के हाथ भेजा ताकि वे दान इकट्ठा कर सके। रूपवती ने पूछा, फिर क्या हुआ? यशवर्धन ने उत्तर दिया, फिर उसका मित्र उसके गांव आया और मिठाई का डिब्बा उसकी पत्नी को सौंप दिया। जब राम प्रताप की पत्नी ने डिब्बा खोला तो वह चकित रह गई। रूपवती ने पूछा, डिब्बे में ऐसा क्या था? यशवर्धन ने कहा, डिब्बे में हीरे और मोती भरे हुए थे। रूपवती ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा, ऐसा कैसे? मिठाई का डिब्बा भेजा गया था, उसमें हीरे मोती कैसे आ गए? यशवर्धन ने कहा, सही कहा, उसने मिठाई भेजी थी, लेकिन उसके मित्र ने उसकी ईमानदारी और कर्तव्य परायणता से प्रभावित होकर मिठाई को हीरे और जवाहरातों में बदल दिया। रूपवती ने कहा, वाह, यह तो अद्भुत है। फिर क्या हुआ? यशवर्धन ने कहा, फिर राम प्रताप की पत्नी ने घर में निर्माण कार्य शुरू करवा दिया और उसका घर गांव की सबसे अमीर हवेली बन गई। लेकिन राम प्रताप को इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। जब वह 5 साल बाद लौटा तो रात हो चुकी थी। उसने जब झोपड़ी की जगह हवेली देखी तो उसे विश्वास नहीं हुआ और वह कुछ पल के लिए क्रोधित हो गया।
रूपवती ने पूछा। उसे खुश होना चाहिए था, तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? यशवर्धन ने कहा। वह खुश नहीं हुआ क्योंकि उसे अपनी पत्नी पर शक हुआ। उसे लगा कि इतनी बड़ी हवेली बनने के लिए इतना पैसा विदेश से नहीं आ सकता। हवेली के अंदर जाकर उसने अपनी पत्नी को एक जवान पुरुष के साथ सोते हुए देखा, जिससे वह और भी गुस्से में आग बबूला हो गया। रूपवती ने पूछा, फिर? यशवर्धन ने कहा। राम प्रताप ने पास की दीवार से तलवार उठाई और सोते हुए युवक को मौत के घाट उतार दिया। युवक की चीख सुनकर उसकी पत्नी जाग गई और उसे देखकर चौंक गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, यह तुमने क्या किया? राम प्रताप ने कहा, वही जो मुझे करना चाहिए था। लक्ष्मी ने मेरे पीछे किसी पराये मर्द के साथ समय बिताया, यही कारण था कि हवेली बनी। बताओ वह कौन था? उसकी पत्नी ने चीखते हुए कहा, हे भगवान, वह तो हमारा इकलौता बेटा सोमवीर था। तुमने मेरे बेटे को मार दिया। यशवर्धन ने आगे कहा। राम प्रताप को गहरा आघात लगा और उसने अपनी पत्नी को भी मरते हुए देखा। उसकी पत्नी ने सदमे में अपनी जान गंवा दी। राम प्रताप ने दुखी होकर कहा, हे राम, यह बहुत गलत हुआ। यशवर्धन ने कहा, देखो, राम प्रताप का पूरा परिवार उजड़ गया क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे अपने बेटे की जान ले ली। क्रोध हमारी बुद्धि को नष्ट कर देता है, इसलिए हमेशा सोच समझकर काम करो। मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं, अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। तुम भी राम प्रताप की तरह पछताओगी। रूपवती ने गुस्से में यशवर्धन के पेट पर खंजर का नोक लगाते हुए कहा, बात का विषय मत बदलो, चुपचाप धन के बारे में बताओ, वरना यह खंजर तुम्हारे सीने में घुस जाएगा। जल्दी बताओ। यशवर्धन ने कहा, अरे ठहर जाओ, शांत हो जाओ। यशवर्धन ने ठगनी को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश की, लेकिन वह इतनी आसानी से नहीं पसीजी। उसने मौके का फायदा उठाकर अपने तरकश से चालें चलनी शुरू की। रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका था और यशवर्धन को किसी भी तरह से वहां से निकलना था। रूपवती ने एक बार फिर गुस्से में कहा, तुम धन का पता बताते हो या नहीं? यशवर्धन ने कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम पछताओगी। मेरी हत्या के बाद तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं बार बार यही कह रहा हूं, लेकिन तुम मेरी बात मान नहीं रही हो। रूपवती ने कहा, चुप रहो और धन का पता बताओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। यशवर्धन ने कहा, तुम्हें मारने से क्या हासिल होगा? अगर चाहो तो मुझसे विवाह कर सकती हो, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो। रूपवती ने प्रतिक्रिया दी, ठीक है, लेकिन अब एक प्रेम कहानी सुनाओ, और ध्यान रहे कि कहानी का अंत दुखद न हो, नहीं तो मैं तुम्हारे सीने में खंजर घोंप दूंगी। यशवर्धन ने महसूस किया कि ठगनी उसकी कहानियों से प्रभावित हो रही है, इसलिए उसने ठगनी को पराजित करने के लिए अगला कदम उठाने का निर्णय लिया। उसकी नजर अचानक उस नशे की दवा की डिब्बी पर पड़ी जो उसने बेहोशी लाने के लिए लाई थी। जब यशवर्धन मौन रहा तो क्रोधित होकर रूपवती ने कहा, या तो कहानी सुनाओ, नहीं तो तुम्हारा प्राण अंत कर दूंगी। यशवर्धन ने संयत स्वर में कहा, ठीक है, मैं कहानी सुनाऊंगा, लेकिन पहले यह बताओ कि तुम्हारे हाथ में यह डिब्बा किस वस्तु का है? रूपवती ने तीखे स्वर में उत्तर दिया, यह डिब्बा मैंने तुम्हें अचेत करने के लिए लाया था। यशवर्धन ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, इसमें ऐसा क्या है जो किसी को तुरंत अचेत कर सकता है? रूपवती ने गर्व से कहा, यह बहुत साधारण है। उसने डिब्बा खोला और समझाते हुए कहा, इस दवा की सुगंध को उस व्यक्ति की नाक के पास ले जाओ जिसे बेहोश करना हो, यह तुरंत प्रभाव दिखाएगी। यशवर्धन ने चतुराई से कहा, रुको, तुम्हें भी इसके प्रभाव का अनुभव करना चाहिए। रूपवती ने अनजाने में दवा की सुगंध ली और तत्काल अचेत हो गई। यशवर्धन ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, तुम तो शीघ्र ही गहरी निद्रा में चली गई। अब उसके पास समय कम था क्योंकि रात का चौथा प्रहर प्रारंभ होने वाला था। वह रस्सी खोजने में जुट गया। इस बीच रूपवती की बड़ी बहन अनंत प्रिया की नींद खुल गई। उसने बाहर आकर यशवर्धन को खोजने का प्रयास किया। यशवर्धन ने रस्सी ढूंढ ली थी, लेकिन अनंत प्रिया के कमरे से बाहर आने पर उसकी धड़कनें तीव्र हो गईं। अनंत प्रिया ने यशवर्धन के पदचाप सुने और उसकी दिशा में बढ़ी। यशवर्धन शीघ्र अंधेरे कोने में छिप गया। जब अनंत प्रिया ने पुकारा
तो यशवर्धन ने साहस बटोरकर दवा की डिब्बी खोली और उसकी नाक के पास ले गया। वह भी तत्काल अचेत हो गई। यशवर्धन ने संतोषपूर्वक अनंत प्रिया को भी निष्क्रिय किया। फिर रस्सी को उठाकर कमरे में प्रवेश किया। उसने रस्सी को चारपाई से बांधा, अपना सामान संभाला और खिड़की से बाहर कूदते हुए मुस्कुराकर कहा, अलविदा ठगनी, तुम्हें मात देने का आनंद अविस्मरणीय है। इसके बाद वह अस्तबल गया और एक दुर्बल घोड़े को निकालकर उस पर सवार हो गया। फिर उज्जैन की ओर प्रस्थान किया। जब रूपवती और उसके परिवार को ज्ञात हुआ कि वह युवक भाग निकला है, तो वे अपनी मूर्खता पर क्रोधित हुए। विशेषतः रूपवती, जिसने अपनी सौंदर्य और चातुर्य पर गर्व किया था। एक व्यापारी के पुत्र ने उसकी सारी योजनाओं को विफल कर दिया था। उज्जैन पहुंचकर यशवर्धन ने अपने व्यापार की नींव रखी और एक व्यापारी की पुत्री से विवाह किया। 2 वर्षों के अंतराल के बाद यशवर्धन अपने माता पिता से मिलने अपने नगर सृष्टिपुर आया। उसके माता पिता उसकी बुद्धिमत्ता और साहस पर गर्वित थे। अब उनका व्यापार पुनः सुदृढ़ हो चुका था। यशवर्धन ने यह सिद्ध किया कि धैर्य और विवेक के साथ अत्यंत जटिल परिस्थितियों में भी विजय प्राप्त की जा सकती है।